नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बिहार में चुनावी साल में बाबा बागेश्वर, मोहन भागवत और श्री श्री रविशंकर की यात्रा पर सियासी बवाल मचा है। बाबा बागेश्वर लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में हुंकार भर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की ललकार लगाते हुए बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाबा के हिंदू राष्ट्र के पीछे के सियासी मायने भी हैं, क्योंकि श्री श्री रविशंकर और मोहन भागवत भी बिहार में हैं। उनके एजेंडे में भी हिंदुत्व ही है। तो क्या इस बार हिंदुत्व के सहारे बढ़ेगा बिहार? लेकिन बिहार में धर्मगुरुओं की यात्रा से विपक्षी परेशान। बाबा बागेश्वर ने गोपालगंज में अपनी कथा के दौरान विरोधियों को जवाब दिया और हिंदुत्व पर जोर दिया। तो तेजस्वी यादव ने बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पलटवार कर दिया। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया, जहां पर धर्म और राजनीति का मेल देखने को मिल रहा है। आइए सबसे पहले आई हुई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे दहाड़ में चर्चा। तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश राम लक्ष्मीबाई का है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश किसका है हर कोई जानता है। यह देश बना है सबके लिए। और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे। लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। बाबा का कहना 100% सही है। यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। सारी देश और दुनिया जानती है 1947 के बाद जो देश बचा वो रघुवर का देश है। यह हिंदुओं का देश है और बाबा हिंदू राष्ट्र के निमित्त निकले हैं। हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। 17 से 18 महीना लड़का सरकार में रहे, अभी क्यों ना हटा दिए? अगर वास्तव में चाहते हटा सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी के करनी और कथनी में अंतर है। वह सरकार में रहते हैं तो इस पर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सरकार से ज्यों ही बाहर जाते हैं तो बिहार में जो पासवान समाज के लोग हो, पासी समाज के लोग हो, चाहे जिस समाज के लोग हो, तारी के पेशा से जुड़ा हुआ है, उसको ठगने के काम करते हैं तेजस्वी यादव। तो हिंदुत्व के अभियान पर क्या बीजेपी आगे बढ़ रही है और क्या ये विपक्षियों के लिए असहजता पैदा कर रहा है? पहला सवाल आज जिस पर करेंगे दहाड़ में चर्चा वो ये कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार की जा रही है? क्या एक है तो सेफ है कि स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद, दिल्ली के बाद अब बिहार में भी कारगर करने की तैयारी बीजेपी कर रही है? धीरेन्द्र शास्त्री किसके नाम के पर्चा निकालेंगे? हिंदुत्व का अभियान, आरजेडी क्यों परेशान? आरएसएस का मिशन बिहार, तेजस्वी कैसे पाएंगे पार? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर प्रीति शेखर है बीजेपी की प्रवक्ता, ज्योति कुमार सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, कंचना यादव है प्रवक्ता आरजेडी की, रमनीश वस्जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और अनुप्रिया जी इस वक्त मौजूद हैं जो कि जेडीयू की प्रवक्ता हैं, अब से थोड़ी देर में मौजूद होंगी। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हैं, एमपी है बीजेपी से, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति शेखर आप ही के साथ। डॉक्टर प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की पिच का फायदा बीजेपी को अलग अलग राज्यों में कई बार देखने को मिला है। जिस तरीके से बाबा पहुंच रहे हैं, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात को एक बार फिर से दोहराते हैं, श्री श्री रविशंकर से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त बिहार के दौरे पर हैं। क्या हिंदुत्व की पिच इस वक्त सियासी ग्राउंड में बीजेपी बिहार के लिए तैयार कर रही है और उसका फायदा उठाना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास पर भरोसा करती है। और जहां तक धर्म गुरुओं के माध्यम से सियासी पिच बिछाने की बात है तो हम धर्म गुरु सनातन के ध्वजवाहक हैं। वो अपनी बातें अपनी तरीके से करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो सबों को साथ लेकर चलती है। लेकिन अगर कोई यह कह दे कि बाबर और औरंगजेब का गुणगान यहाँ पर करने लगे तो सवाल उठता है कि जिन लोगों ने भारत की अस्मिता को, भारत के खजानों को, भारत की संस्कृति को लूटने का प्रयास किया, ऐसे लोगों का यदि महिमा मंडन किया जाएगा किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से,
तो उसका निश्चित तौर पर विरोध किया जाएगा। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आज लगातार केंद्र में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है। और इतने लंबे समय में सभी लोगों ने, भारतवर्ष की जनता ने इस बात को आत्मसात किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबको साथ लेकर चलती है, सभी धर्म को समान भाव से देखती है, अपने सियासी फायदे के लिए कोई धर्म उन्माद फैलाने का काम नहीं करती। इस बात को लेकर सभी लोग जानते हैं, इस बात को हर लोग पहचानने लगे हैं। और जो बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर जो सामने आ रही है, उस पर आप देखेंगे कि कई तरीके से जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं उनके मैं एक बार आपके पास फिर से आती हूँ। प्रीति जी अपनी बात को पूरा कीजिएगा। कंचना यादव, क्या जो इस वक्त बाबाओं का बिहार दौरा है, जिसमें बहुत सारे मैंने नाम लिए, और खुद धीरेन्द्र शास्त्री जो इस वक्त लालू प्रसाद यादव के गढ़ में मौजूद हैं, क्या ये विपक्ष को असहज कर रहा है? क्योंकि हिंदुत्व की पिच वो पिच है जो बीजेपी का अपना ग्राउंड है, और बीजेपी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उस ग्राउंड में वो बहुत माहिर है, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष भी जानता है। क्या विपक्ष को ये असहज कर रही है स्थिति? देखिए, पहली बात मैं इस पर आई कि बिहार बात होगा, पाखंडी पर बात होगा, किसी प्लांटेड एजेंट पे बात होगा, है ना। इस पर मैं इस डिबेट में पहली बात नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई हूँ, बैठ गई स्टूडियो में, और मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि फोन भी आ रहा है कि पाखंडियों पर जो है डिबेट नहीं करना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी प्लांट की है। और हाँ, बिहार, एक सेकेंड आप सुन लीजिए, जब बैठी हूँ तो सुन लीजिए पूर्णिमा जी। मैंने अभी आपको सुनने से कहाँ मना किया? यह देश क्या बोल रही है? मैंने आपको अभी सुनने से कहाँ इनकार किया? आप तो बोली नहीं है। यह बिहार युवाओं का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, और ये तमाम जातियों में इस देश को खंड खंड विखंड करने वाले लोग, पाखंडी लोग, धूर्तवादी लोग जो जनता को मूर्ख बनाने के, उससे बिहार भटकने वाला नहीं है। मुद्दों पर राजनीति से होगी नहीं। 20 साल का ये जवाब बिहार को दे पाएंगे नहीं कि 20 साल में इन्होंने बिहार का कितना विकास किया, पलायन क्यों नहीं रोके, रोजगार क्यों नहीं दिए। आज भी पता है स्कूलों में जो दोपहर का भोजन बनाती है ना, उन महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ बिहार में कितना पैसा मिलता है? 1500 रुपए महीना। क्या आप इमेजिन कर सकती हैं? 1500 से 1600 रुपए महीना मिलता है, जिसमें 53 रुपए एक दिन का। पूर्णिमा जी, अगर एक दिन आप काम करें और आपको 53 रुपए मिले, यह तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप अपनी गृहस्थी संभाल पाएंगे? ये हाल है बिहार का, और बिहार का ये हाल करने वाले कौन है? नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी है। और इस मुद्दों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पाखंडियों को इम्प्लांट करेगी, जो हमें ज्ञान देंगे कि बिहार नहीं तो कौन है पाखंडी? कौन है? नाम बोलिए, पाखंडी कौन है? बोल रही है ना, धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग नाम है उसका। एक नंबर का पाखंडी आदमी है, छलावी आदमी है, एक नंबर का धूर्त आदमी है, एक नंबर का छुआछूत फैलाने वाला आदमी है। कहता है दलित। तो अगर ये सब कुछ है धीरेन्द्र शास्त्री, अगर ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री है, चलिए मैं मान लेती हूँ आपने जो एडजेक्टिव्स दिए धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री वो सब कुछ है, तो फिर इतना क्यों परेशान हो रही है आरजेडी? आरजेडी कहाँ परेशान होगी? आरजेडी ये पूरे देश भर के पाखंडियों को, पूरे ग्लोबल लेवल के पाखंडियों को लाकर बैठा दे, ईडी सीबीआई लगा दे, कुछ भी कर ले, मुद्दों को तो नहीं भटका पाएंगे। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे भागकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2014 से बिहार को प्रॉमिस किए हैं? है क्या कंचना जी? कौन? ईडी और सीबीआई भी पाखंडी है क्या? ईडी और सीबीआई की मैं बात नहीं कर रही। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव के पहले जेल भी नेताओं को डाल देते हैं। चुनाव के पहले तो बिहार में सबकी एंट्री बंद कर दें? तेजस्वी यादव बस घूमे, आरजेडी घूमे, एमवाई कॉम्बिनेशन को लेकर घूमे, बिहार में बाकी सबकी एंट्री बंद कर दी जाए, रोक देंगे क्या? एमवाई कॉम्बिनेशन ये आप कह रही है ना? हमारे साथ तो पिछड़ा भी है, हमारे साथ अति पिछड़ा भी है, हमारे साथ हर जाति हर समुदाय के लोग हमारे साथ। जीता क्यों नहीं रहा है आरजेडी को? जीता क्यों नहीं रहे फिर आरजेडी को? अगर सब कोई है आपके साथ तो आरजेडी को जिता क्यों नहीं रहे? नहीं जिता रही है जनता। 20 साल में इनका हाल देख लिया। और कौन सा जदयू को जिता रही है जनता? 3rd नंबर की पार्टी है, धोखे से मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है। ये कोई मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री थोड़ी ना। ये 2 पहिए पर स्टेपनी पे चलने वाली सरकार है, खटारा सरकार है, और बिहार को खटारा और बदहाल बनाने के रास्ते पर है जनता। इस बार प्रीति शेखर जी अपनी बात को जरा पूरा कर लीजिएगा। प्रीति जी का फ्रेम राइट है तो मुझे बताइए, अभी उनसे बात हो सकती है नहीं हो सकती है?
ठीक है, थोड़ी देर प्रीति जी जरा आपको एक बार ठीक तरीके से रिकनेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपकी बात को ढंग से मैं समझ पाऊं, और अगर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको दुरुस्त किया जाए। हाँ सर। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी हैं हमारे साथ। कुंवर अजय सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी ठीक है सर। कुंवर जी, आपका स्वागत करती हूँ। जेडीयू के प्रवक्ता आप हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुंवर अजय सिंह साहब, अभी अभी कंचना जी कह रही हैं कि पाखंडियों को बुला लेती है बीजेपी, धूर्तों को बुला लेती है बीजेपी, और इनका बस चले तो सारे के सारे पाखंडी बिहार में ला दे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मुख्य सवाल सर सीधा सा है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी हिंदुत्व की पिच पर खेलने की रही है और उसका रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में भी रहा है। बीजेपी की आपके साथ मिलाकर है सरकार बिहार में। अब जब जिस तरीके से बाबा पहुंच रहे, धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच रहे, मोहन भागवत पहुंच रहे, श्री श्री रविशंकर पहुंच रहे हैं, ये सियासी जमीन किसके लिए तैयार कर रहे हैं? अमनीश वत्स जी, आपके साथ आती हूँ। कुछ मेहमान दोबारा से जैसे ही जुड़ेंगे उनके पास भी जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये देखा, और साथ ही प्रीति जी आपकी बात भी पूरी होनी है तो मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन रमनीश वत्स जी, बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव है, और ये छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनावों से पहले भी हमने देखा कि बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि बहुत ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी ताकत बीजेपी को लगानी होगी। उस वक्त भी हमने सेम पैटर्न देखा था, जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया। विधानसभा चुनावों से भी पहले बीजेपी इसी तरीके का प्रचार करती हुई नजर आ रही है। ये बीजेपी को कितना बड़ा बूस्ट देगा और विपक्ष को कितना असहज करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति कहें और उनका काम करने का जो तरीका है, चुनाव सर पे हो या ना हो, वो छोटे से छोटे आप देखेंगे, कोई भी उनके सामने चुनाव आते हैं या कोई भी सामने उनके साथ मतलब मुश्किलात पैदा होते हैं, बड़े ही आसानी से वो लड़ते हैं इसके लिए। बिहार की राजनीति में ये बात सच है कि आज विपक्ष तो असहज है। अब बाबा बागेश्वर जाएं, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जाएं, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको डर किस बात का है? लेकिन देखिए, जो धर्मावलंबी यदि जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, तो कुधर्मी जो है वो परेशान है, और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि जिनको औरंगजेब से मोहब्बत है, बाबर जिनको उनका प्रेमी नजर आता है, जो कि आप देखिए कि रामचरितमानस, चंद्रशेखर को पिछले जो सरकार में मंत्री थे चंद्रशेखर यादव, रामचरितमानस का उन्होंने अपमान किया था। आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उसको मैंने देखा था कि मनुस्मृति को फाड़ रही हैं, पहले जिसको संविधान के रूप में एक प्रतीक के रूप में माना जाता था। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि उनके पास आज मुद्दे नहीं है। आज तेजस्वी यादव जी को हम देखते हैं कि पूरी तरह से वो हिले हुए हैं, क्योंकि उनकी रणनीति देखिए, तेजस्वी यादव बदलाव की बात करेंगे तो यहाँ पे आरजेडी प्रवक्ता कंचना जी बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अभी युवा हैं, तेज तर्रार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन से बदलाव की बात करेंगे? वो 90 का दशक, चूंकि देखिए मैं ऐसा इसलिए चर्चा कर रहा हूं पूर्णिमा जी, क्योंकि देखिए आपका जो इतिहास है ना, वो भविष्य और वर्तमान को तय करता है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। 90 के दशक को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। जंगल राज का जो आलम था बिहार को में, जो साया मंडराता था अपराधियों का, अराजकताओं का, और इन सब जो वहां पे जिस तरह का आलम था, क्या हम उसको भूल जाएं? ठीक है, लेकिन रमनीश जी, बिहार से आप आते हैं, बिहार की जो राजनीति है वो तो जातियों के इर्द गिर्द है ना, तो क्या जाति वर्सेस आप धर्म की राजनीति देखने को मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया पूर्णिमा जी। देखिए, ये लालू प्रसाद यादव जी को माना जाता है कि वो जो थे हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के चेले शिष्य में से है। उसमें पहले तो वो समाजवाद का नारा लेकर के आए, जातिवाद पर आए, उसके बाद फिर 90 दशक के बाद हमने देखा कि परिवारवाद के ऊपर आ गए। आज देखिए उनके परिवार में ही देखिए तेजस्वी यादव, आप एक चूंकि नेताओं की बात करें तो मॉडल तो स्थापित करेंगे ना भाई। तो तेजस्वी, बस मैं एक 30 सेकंड और लेना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि कोई नेता यदि प्रस्तुत करेंगे तो आप नीति की तो बात करेंगे ना। तेजस्वी यादव एक नवी पास को आप देखिए कि तेज प्रताप यादव जैसे लोग, मैं पूछना चाहता हूं, मैं वो आलम याद दिलाना चाहता हूं, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, निवेशक भाग गए थे। तो फिर तो ऐसा आलम था। लालू जी के परिवार में
लालू जी के परिवार में अचानक एजुकेशन संपत्ति का सर्टिफिकेट इतना इनका बड़ा निकालेंगे, इजाफा फिर कैसे हो गया? एजुकेशन सर्टिफिकेट बहुतों का निकल आएगा, मैं फिर पूछना क्या चाहता करेंगे? हूं, उससे पूर्णिमा थोड़ी जी, पूर्णिमा कंपैरिजन जी, करेंगे कंचना सर। जी इस बात का जवाब देंगे। ठीक है, मैं तुमसे जवाब ले लूंगी। अचानक लालू जी के परिवार में संपत्ति का इतना इजाफा ठीक कैसे है, हो मैं जाता उनसे है? पूछ रही हूं। रेल मंत्री मैं होते उनसे जवाब हुए लेती हूं। गरीबों का उन्होंने आज गरीबों की जवाब बात ले करते हैं, लेती हूं रेल उनसे, मंत्री लेकिन एक होते बार जरा हुए हेडलाइंस उन्होंने पर क्या जाने किया था? दीजिए। लैंड फॉर जॉब्स, हेडलाइंस के लिए हड़प लिया था। रमनीश जी हेडलाइंस के लिए एक बार जाने दीजिए। ज्योति जी से भी सवाल नहीं हो पाया, प्रीति जी की बात पूरी नहीं हुई और अजय जी भी हमारे साथ हैं, कंचना जी का भी रिप्लाई लूंगी। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। अजय जी आपके पास आते हुए और फिर प्रीति जी आप अपनी बात को पूरा करेंगे। अजय जी, जो इस वक्त कर रही है बीजेपी, जिस स्ट्रैटेजी पर चल रही है और जो हिंदुत्व की पिच तैयार करने की भूमिका में इस वक्त कोई और है। देखिए सर, जेडीयू साथ में है बीजेपी के, लेकिन विपक्ष बार बार ये कहता है और कहीं ना कहीं शायद बीजेपी के अंदर खाने डिस्पाइट ऑफ इस बात को प्रोजेक्ट करने के कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, कहीं एक खलबली तो है और विपक्ष भी ये कहता है कि नीतीश कुमार जी का तो कोई भरोसा नहीं। मैं मानती हूं कि इस बात सुन के शायद आपको बार बार अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठाता है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी अपने आप को बिहार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी पिच को स्ट्रॉन्ग ज्यादा कर रही है? पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये किसी तरीके का बीजेपी और जेडीयू में किसी प्रकार का कोई आपसी द्वंद्व नहीं है, आपसी संघर्ष नहीं है। ये विपक्षी जनों का हताशा है, निराशा है, जो कि इसे उत्पन्न करना चाहते हैं। अरे हमारे देश में कोई भी आए, हमारे राज्य में कोई भी आए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? परचोर की दाढ़ी में तिनका, ये सिस्टम इन्हें। अब माननीय लालू जी को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, बिहार विकास से कोई मतलब नहीं। इनका जंगल राज्य को याद करते ही बिहार की जनता डर जाती है। वो भयावह स्थिति देखने और सुनने का नाम नहीं लेती। और वर्तमान समय में मैं फिर आपसे कहता हूं, क्योंकि बार बार ये कहना उचित नहीं होगा, पर मैं फिर कहता हूं कि लाली और लाला मिला करके जो इनके टेन है, यानी डॉटर और सन मिला के जो टेन है, इसी लालटेन को बचाने की चिंता केवल लालू जी को है। उन्हें बिहार की कोई चिंता नहीं है। और बाबा बागेश्वर आवे, रविशंकर जी आवे या जो भी भागवत जी आवे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लालू जी आए तब भी बिहार की जनता देखी, राबड़ी जी आई तब भी देखी, और तेजस्वी का भी बकलोलपन प्रदेश की जनता देखती है। और ये सिस्टम जो है, पता नहीं कहां से कहां कैसे लोग बयान देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे जो सनातन धर्मी है, धर्म निरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। धर्म निरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का समान आदर करना। अगर हम अपना धर्म छोड़ दें, टोपी लगाकर MY समीकरण के पीछे ही घूमे, तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाते। हम अपने धर्म को मानते हुए, ठीक है, जो हम इस्लाम की भी उतना ही तजब्बो देंगे, सिख धर्म और ईसाई धर्म को भी हम सम्मान देंगे। अजय जी, रमनीश जी स्टूडियो में कुछ जोड़ना चाह रहे थे इस पे, एक बार शायद आप ही से सवाल है, आप ही से एक सवाल वो करना चाह रहे हैं, बस सुन लीजिए, आप ही से सवाल है उनका, क्या पूछ रहे हैं? अजय जी आपने बहुत अच्छी बात करी, धर्मनिरपेक्षता की बात करी, आपने धर्म की भी बात करी। तो क्या ये नहीं लगता कि खालिद, जैसे कि अबू आजमी की घोर भर्त्सना पूरे देश ने किया और आज देखिए कि विधायकी उनकी चली गई, खालिद अनवर जो आपके जो औरंगजेब के प्रेमी नजर आते हैं, जिनको वो कहते हैं कि औरंगजेब जो है बहुत अच्छा शासक था वो, तो क्या आपको नहीं लगता कि खालिद अनवर जैसे लोगों की सदस्यता भी जानी चाहिए? ठीक है, चर्चा से अलग सवाल है, लेकिन अजय जी जल्दी से जवाब देना चाहे तो अजय जी, क्योंकि इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल लगातार उठाए कि आप हमको तो सवाल करते हैं, हमसे जरा अपने अंदर भी देख लीजिए कोalition में क्या हो रहा है। जी नहीं, पार्टी इस पे बयान दे चुकी है। हाँ। कि उनका पर्सनल बयान है। चलिए, वो कांग्रेस ने भी दे दिया। ठीक है सर। ज्योति जी आपके पास जल्दी से आते हुए, क्योंकि खुद राहुल गांधी भी बार बार एक जातीय राजनीति की बात बिहार को लेकर करते आए हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा एक आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, दूसरी तरफ इधर बीजेपी हिंदुत्व की पिच को सेट करते हुए आगे नजर आ रही है। दोनों तरफ से सर जद्दोजहद जारी है, लेकिन बिहार की राजनीति में कांग्रेस को क्या लगता है कि ये हिंदुत्व की पिच या बिखरे हुए हिंदू एक हैं तो सेफ है वाला जो नैरेटिव है, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है?
ऐसा है पूर्णिमा जी, देश पहले भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी के जाति के बारे में, कास्ट जस्टिस और जनगणना की बात कर रहे हैं, तो अगर कांग्रेस पार्टी उसकी बात करती है, राहुल गांधी बात करते हैं जनगणना के बारे में, तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे कितने हैं, किस कास्ट के लोग विलुप्त हो रहे हैं, किन की स्थिति क्या है, ताकि उनको राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिकली उनको सुदृढ़ किया जाए। और बेसिकली जो यूपीए ने जो एक फूड सिक्योरिटी बिल लाया था, एक्ट लाया था, उसके तहत उनको मदद करने के लिए है, ना कि राजनीति करने के लिए है। ये दूसरे पार्टियों के लिए भले ही राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल साफ है, जो मैंने आपको कहा। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात, जो भारतीय जनता पार्टी और बाकी वक्ताओं की जो बात आपने कहा, ये तो देखिए, इसमें विपक्ष की पार्टियां या इंडिया के गठबंधन क्यों असहज होंगे? ये तो असहज इनके अलायंस के लोग हैं कि जेडीयू का जो लाइन है वो बीजेपी का लाइन मिलता है। आप बताएं, अगर बाबा आए, बाबा तो ठीक है, संत आए, बाबा आए, इस देश तो संतों और बाबाओं का ही है, और हम लोग जितने इस देश में लोग हैं, सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, सब उनको मानते हैं। लेकिन दिक्कत कहां हो जाती है? जब वो थोड़ा एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे शब्द का यूज करते हैं, तो उसको हर लोग बोलता है कि उससे बचना चाहिए, बाबाओं को, संतों को बचना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनको लोग समझता है कि भाई वो जो बोल रहे हैं अच्छी बात बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं, उसको फॉलो करना है। तो अगर मुंह से अगर अपशब्द निकलता है तो वो बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए वो ठीक नहीं है। और इन तरह के अगर इलेक्शन के समय ही इस तरह की बात अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये शुद्ध रूप से है कि ये मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रीति जी से जवाब ले लेती हूं और फिर कंचना जी आपके लिए। नहीं, पूर्णिमा जी, मुझे अभी 2 पॉइंट और कहना है। बोल लीजिए। आप एक विश्लेषक को बैठाए हैं। मैं अपने गांव के हमारे यहाँ तो बाढ़ आ जाता है पीरपैंती में, अगर वहां का अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक ब्लॉक का पंचायत का लड़का को बैठा देंगे ना, तो आपके इस एनालिस्ट से बढ़िया बात करेगा। क्या बोलते हैं कि मनुस्मृति संविधान की तरह है? ये इस तरह के एनालिस्ट को आप बैठाते हैं, इस तरह के एनालिस्ट को परहेज हो सकता है। मनुस्मृति को आपने पढ़ा है क्या? मनुस्मृति को आपने पढ़ा है? देश के संविधान को मदरसे से पढ़ करके ज्योति कुमार सिंह आए हैं ना, आपको कहां से ज्ञान होगा मनुस्मृति का ज्ञान? मनुस्मृति सुनिए, मदरसे से पढ़ने वाले को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं हो सकता है। और क्या बात करते हैं? एक और सवाल आपसे है मेरा, राहुल जी के अंदर ज्यादा सूझबूझ है या इंदिरा जी के समय में ज्यादा सूझबूझ था? सुनिए, एक सवाल है ज्योति कुमार से। ज्योति कुमार, आपसे मेरा सवाल है, राहुल जी के अंदर सूझबूझ था, सूझबूझ है या इंदिरा जी के समय ज्यादा सूझबूझ था उनके अंदर? आपने अभी जाति जनगणना के बारे में बात किया, इंदिरा जी के समय में क्या कहा जाता था? जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। और आज राहुल गांधी जाति जनगणना आपका डायरेक्ट आप बताइए, इंदिरा जी को ज्यादा सूझबूझ था या राहुल जी को? कांग्रेस पार्टी के लोग ये तय करेंगे। उंगली उठाएंगे, आप किसी पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, एक विश्लेषक के ऊपर। ठीक है, ज्योति जी हैं या नहीं है बता दीजिए। ठीक है, ज्योति जी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एक बात तो तय है कि जितने भी मेहमान बैठे हैं उन सबका अपना अपना सोचने, वर्णन करने का, हर चीज का तरीका अलग अलग होता है। और मुझे लगता है किसी को किसी के भी बैठने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास अगर फैक्ट्स हैं तो उन फैक्ट्स को रखिए सामने, उसको काउंटर करिए, तो समस्या क्या है फिर? प्रीति जी आपके पास आ जाती हूँ, अपनी बात को मैम पूरा कर लीजिएगा कि क्या फॉर्मूला अगर है, क्योंकि बाबाओं की बहार बिहार में है और आपकी पहली बात भी क्योंकि पूरी नहीं हो पाई थी, तो बिहार की राजनीति जो है वो मैम जातियों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा घूमती है। तो क्या, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर तो आपने भी कभी ये नहीं कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, आपने कभी भी खुलकर नहीं कहा, आप भी सम वे और दी अदर उसके सपोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व की पिच, ये वर्सेस की स्थिति पैदा होगी, तो आप दोनों तरफ से क्या हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि इसमें क्वेरी किनके तरफ से है? अब भारतीय जनता पार्टी की पिच तो नहीं है। अब कोई हमारे धर्मात्मा, कोई संत, कोई महात्मा अगर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, वो लोग अपने अपने तरीके से अपने विषय को रखते हैं, उनके मानने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में, उनके अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सनातन को
मारने वाली पार्टी है, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। तो कौन किसके पीठ पर खेलना नहीं, चाह तो रहे ये हैं, प्रीति जी बार बार इसको प्रूफ करने का क्या मतलब है? प्रीति जी, दो बातें हैं। एक तो बार बार आपको ये प्रूफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि बीजेपी सनातनियों का सम्मान करती है, सनातन की पार्टी है, वो तो एक अलग बात हो गई ना। मैं उस फॉर्मूले की बात कर रही हूं जो बिहार की पॉलिटिक्स में वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व पिच को आधारित आगे बढ़ रही है, और वो आपने सब जगह किया। वो हमने हरियाणा में भी देखा, वो हमने महाराष्ट्र में भी देखा, वो हमने दिल्ली में भी देखा। पूर्णिमा जी देखिए, बिहार में एनडीए की पिच विकास की पिच है, विकास के रास्ते ही हम आगे बढ़ेंगे। 20 वर्षों से जो हमारा शासन काल रहा है वो 2005 से पहले और उसके बाद की तुलना करें तो चाहे महिलाओं की बात करें, महिलाएं सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त बनी है। राजनीतिक रूप से उनको राजनीति में बहुत 50% हिस्सेदारी मिली है पंचायती निकाय चुनाव में। अगर हम किसानों की बात करें तो उनकी भी आय को बढ़ाने की बात हुई है बिहार में। जो इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे उसको भी खोलने की कवायद, उस पर हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। बिहार में यदि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले सिर्फ गड्ढे दिखते थे, रोड नहीं, और आज पर्यटक गाड़ियां भरती है, इतनी अच्छे यहाँ की सड़कें हैं। तो हमारी पिच यही है, विकास हमारा मुद्दा है। बाकी किसी को सनातन को गाली देना हो, किसी को अच्छी बातें ना करनी हो, किसी को किसी भी प्रकार का व्यवहार करना हो, तो ये विपक्ष का मामला हो सकता है। हमारा मामला बस यही है कि हम लोगों ने 20 वर्षों के अंतराल में जितना काम किया है, आज केंद्र सरकार की मदद से जो चहुआयामी जो विकास कार्य हो रहा है बिहार में, हम उसके बदौलत अपने लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, और जनता इस बात को मानती है। अब बार बार हम लोगों को जो पहले जो जंगल राज हुआ करता था, आज से 20 साल पहले जो कोई शिशु होगा या जो उस समय कोई वयस्क होगा, उसको पता था कि पहले की लड़कियां शाम के बाद निकल नहीं पाती थी घरों से। उसमें उनको पता था कि उनको पढ़ाई करने के लिए, रोजगार लेने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आज का जो युवा है, आज का जो 18 ईयर्स का जो बच्चा है, उसको पता है कि आज हम बिहार में भी रहकर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, बिहार में रहकर हम रोजगार कर सकते हैं, बिहार में रहकर हम अच्छे सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। यह बिहार के युवा को आज अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, लेकिन एक बात भी तय है मैम, इससे पहले संगठित सुनिए मैम, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू की तर्ज पर स्वाभिमान यात्रा बीजेपी निकाल चुकी है, और जो कहते हैं ना स्लोली विन द रेस अंग्रेजी में, वो बीजेपी उस तर्ज पर चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं, कंचना जी जो बात कह रही थी आपने ठीक उसका उल्टा रखा, क्योंकि कंचना जी तो कह रही थी कि 20 सालों में बिहार को क्या मिला। कंचना जी सुना आपने, प्रीति जी बता रही हैं कि बिहार को क्या मिला, लेकिन अगर ये अपने कॉम्बिनेशन को डबल कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो फिर कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, और ये तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है, इसमें कोई बीजेपी एक्सेप्शन तो है नहीं। तो अगर उनका वोट बैंक मजबूत होता है तो फिर क्या समस्या है? पूर्णिमा जी, ये इतनी बातें बोल गई, ये बताएं ना 2005 से जब से सरकार में एनडीए की सरकार बनी है, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिला है, कितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने बिहार को दिया है, कितने जो चीनी मिल बंद पड़ गए हैं इन्होंने ओपन करने का प्रॉमिस 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इन्होंने ओपन किया। सुन लीजिए, बौखलाने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। तो 7 करोड़ का पैकेज तैयार ही पड़ा जाएगा, तो आप राजनीतिक प्रीति जी एक एक करके सुनेंगे मैम। प्रीति जी प्लीज उनको बात करने दीजिए, फिर आपका काउंटर ले लेंगे। बोल लीजिए आप ही, हमको नहीं बोलना है। बिहार की जनता जानती है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। नहीं कंचना जी, बोलना तो पड़ेगा ना, विपक्ष में आप हैं, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही ना। बिना बोले क्या आपको लगता है कि जनता कह देगी कि ठीक है आ जाइए? हमारे पास बोलने की हम अगर बोलने बैठेंगे कि बिहार में एनडीए के शासनकाल में कितना विकास हुआ है, तो मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आपकी कोई उपलब्धियां नहीं है, आपकी पार्टी की कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिसके बदौलत आप यहाँ आकर फेस कर सके, जनता को बता सके कि आपके शासनकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसीलिए जनता आपको वोट दे। समाजवाद का पाठ पढ़ते पढ़ते ये सब लोग परिवारवाद पर आ गए, अब व्यक्तिवादी हो गए, तो अब इन्हें विकास कहाँ से दिखेगा? इसीलिए हमारा मानना है कि ये जितनी सारी बातें हैं सभी यहाँ की जनता को पता है। बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने चहुआयामी विकास किए हैं, हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। चाहे कोई भी सेक्टर आप उठाकर
देख ले, हम लोगों ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था और अब हम लोग रोजगार सरकारी नौकरियां 12 लाख देने जा रहे हैं इस चुनाव की घोषणा से पहले। हम लोगों ने 10 लाख लोगों को सिर्फ सामान्य रूप से रोजगार देने की बात कही, वो भी आंकड़ा हम लोग 34 लाख पार करेंगे। हम लोग यहाँ पर महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को सरकारी नहीं तो चुनाव से पहले फिर से सुनने को मिलेगा बिहार में एक है तो सेफ है ना सब तरफ से। बटेंगे तो कटेंगे तरफ लौटते। अजय जी आपके पास आते हुए और फिर प्रीति जी आप अपनी बात को पूरा करेंगे। अजय जी, जो इस वक्त कर रही है बीजेपी, जिस स्ट्रैटेजी पर चल रही है और जो हिंदुत्व की पिच तैयार करने की भूमिका में इस वक्त कोई और है। देखिए सर, जेडीयू साथ में है बीजेपी के, लेकिन विपक्ष बार बार ये कहता है और कहीं ना कहीं शायद बीजेपी के अंदर खाने डिस्पाइट ऑफ इस बात को प्रोजेक्ट करने के कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, कहीं एक खलबली तो है। और विपक्ष भी ये कहता है कि नीतीश कुमार जी का तो कोई भरोसा नहीं। मैं मानती हूं कि इस बात सुन के शायद आपको बार बार अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठाता है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी अपने आप को बिहार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी पिच को स्ट्रॉन्ग ज्यादा कर रही है? पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये किसी तरीके का बीजेपी और जेडीयू में किसी प्रकार का कोई आपसी द्वंद्व नहीं है, आपसी संघर्ष नहीं है। ये विपक्षी जनों का हताशा है, निराशा है, जो कि इसे उत्पन्न करना चाहते हैं। अरे हमारे देश में कोई भी आए, हमारे राज्य में कोई भी आए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? परचोर की दाढ़ी में तिनका, ये सिस्टम इन्हें। अब माननीय लालू जी को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, बिहार विकास से कोई मतलब नहीं। इनका जंगल राज्य को याद करते ही बिहार की जनता डर जाती है। वो भयावह स्थिति देखने और सुनने का नाम नहीं लेती। और वर्तमान समय में मैं फिर आपसे कहता हूं, क्योंकि बार बार ये कहना उचित नहीं होगा, पर मैं फिर कहता हूं कि लाली और लाला मिला करके जो इनके टेन है, यानी डॉटर और सन मिला के जो टेन है, इसी लालटेन को बचाने की चिंता केवल लालू जी को है। उन्हें बिहार की कोई चिंता नहीं है। और बाबा बागेश्वर आवे, रविशंकर जी आवे या जो भी भागवत जी आवे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लालू जी आए तब भी बिहार की जनता देखी, राबड़ी जी आई तब भी देखी, और तेजस्वी का भी बकलोलपन प्रदेश की जनता देखती है। और ये सिस्टम जो है, पता नहीं कहां से कहां कैसे लोग बयान देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे जो सनातन धर्मी है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का समान आदर करना। अगर हम अपना धर्म छोड़ दें, टोपी लगाकर एम वाई समीकरण के पीछे ही घूमे, तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाते। हम अपने धर्म को मानते हुए, ठीक है, जो हम इस्लाम की भी उतना ही तजब्बो देंगे, सिख धर्म और ईसाई धर्म को भी हम सम्मान देंगे। अजय जी, रमनीश जी स्टूडियो में कुछ जोड़ना चाह रहे थे इस पे, एक बार शायद आप ही से सवाल है, आप ही से एक सवाल वो करना चाह रहे हैं, बस सुन लीजिए, आप ही से सवाल है उनका, क्या पूछना चाह रहे हैं? अजय जी, आपने बहुत अच्छी बात करी, धर्मनिरपेक्षता की बात करी, आपने धर्म की भी बात करी। तो क्या ये नहीं लगता कि खालिद, जैसे कि अबू आजमी की घोर भर्त्सना पूरे देश ने किया और आज देखिए कि विधायकी उनकी चली गई, खालिद अनवर जो आपके जो औरंगजेब के प्रेमी नजर आते हैं, जिनको वो कहते हैं कि औरंगजेब जो है बहुत अच्छा शासक था वो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि खालिद अनवर जैसे लोगों की सदस्यता भी जानी चाहिए? ठीक है, चर्चा से अलग सवाल है, लेकिन चर्चा से अलग सवाल है, लेकिन अजय जी जल्दी से जवाब देना चाहे तो अजय जी, क्योंकि इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल लगातार उठाए कि आप हमको तो सवाल करते हैं हमसे, जरा अपने अंदर भी देख लीजिए कोalition में क्या हो रहा है। जी नहीं, पार्टी इस पे बयान दे चुकी है। ये उनका पर्सनल बयान है। चलिए, वो कांग्रेस ने भी दे दिया। ठीक है सर। ज्योति जी आपके पास जल्दी से आते हुए, क्योंकि खुद राहुल गांधी भी बार बार एक जातीय राजनीति की बात बिहार को लेकर करते आए हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा एक आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, दूसरी तरफ इधर बीजेपी हिंदुत्व की पिच को सेट करते हुए आगे नजर आ रही है। दोनों तरफ से सर जद्दोजहद जारी है, लेकिन बिहार की राजनीति में कांग्रेस को क्या लगता है कि ये हिंदुत्व की पिच या बिखरे हुए हिंदू एक है तो सेफ है वाला जो नैरेटिव है, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? ऐसा है पूर्णिमा जी, देश पहले भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है।
जहाँ तक आप बात कर रही हैं राहुल गांधी के जाति के बारे में, कास्ट जस्टिस और जनगणना की बात कर रही हैं, तो अगर कांग्रेस पार्टी उसकी बात करती है, राहुल गांधी बात करते हैं जनगणना के बारे में, तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे कितने हैं, किस कास्ट के लोग विलुप्त हो रहे हैं, किनकी स्थिति क्या है, ताकि उनको राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिकली उनको सुदृढ़ किया जाए। और बेसिकली जो यूपीए ने जो एक फूड सिक्योरिटी बिल लाया था, एक्ट लाया था, उसके तहत उनको मदद करने के लिए, ना कि राजनीति करने के लिए। ये दूसरे पार्टियों के लिए भले ही राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल साफ है, जो मैंने आपको कहा। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात, जो भारतीय जनता पार्टी और बाकी वक्ताओं की जो बात आपने कहा, ये तो देखिए, इसमें विपक्ष की पार्टियां या इंडिया के गठबंधन क्यों असहज होंगे? ये तो असहज इनके अलायंस के लोग हैं कि जेडीयू का जो लाइन है वो बीजेपी का लाइन मिलता है। आप बताएं, अगर बाबा आए, बाबा तो ठीक है, संत आए, बाबा आए, इस देश तो संतों और बाबाओं का ही है, और हम लोग जितने इस देश में लोग हैं, सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, सब उनको मानते हैं। लेकिन दिक्कत कहां हो जाती है? जब वो थोड़ा एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे शब्द का यूज करते हैं, तो उसको हर लोग बोलता है कि उससे बचना चाहिए, बाबाओं को, संतों को बचना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनको लोग समझता है कि भाई वो जो बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं, उसको फॉलो करना है। तो अगर मुंह से अगर अपशब्द निकलता है, तो वो बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए वो ठीक नहीं है। और इन तरह के अगर इलेक्शन के समय ही इस तरह की बात अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये शुद्ध रूप से है कि ये मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रीति जी से जवाब ले लेती हूं और फिर कंचना जी आपके लिए। नहीं, पूर्णिमा जी, मुझे अभी 2 पॉइंट और कहना है। बोल लीजिए। आप एक विश्लेषक को बैठाए हैं। मैं अपने गांव के हमारे यहाँ तो बाढ़ आ जाता है पीरपैंती में, अगर वहां का अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक ब्लॉक का पंचायत का लड़का को बैठा देंगे ना, तो आपके इस एनालिस्ट से बढ़िया बात करेगा। क्या बोलते हैं कि मनुस्मृति संविधान की तरह है? ये इस तरह के एनालिस्ट को आप बैठाते हैं? आपको इससे परहेज हो सकता है? मनुस्मृति को आपने पढ़ा है क्या? मनुस्मृति को आपने पढ़ा है? देश के संविधान को मदरसे से पढ़ करके ज्योति कुमार सिंह आए हैं ना, आपको कहां से ज्ञान होगा मनुस्मृति का ज्ञान? मनुस्मृति सुनिए, मदरसे से पढ़ने वाले को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं हो सकता है। और क्या बात करते हैं? एक और सवाल आपसे है मेरा, राहुल जी के अंदर ज्यादा सूझबूझ है या इंदिरा जी के समय में ज्यादा सूझबूझ था? सुनिए, एक सवाल है ज्योति कुमार से। ज्योति कुमार, आपसे मेरा सवाल है, राहुल जी के अंदर सूझबूझ था, देखिए, है इंदिरा जी के समय ज्यादा सूझबूझ था उनके अंदर? आपने अभी जाति जनगणना के बारे में बात किया, इंदिरा जी के समय में क्या कहा जाता था? जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। और आज राहुल गांधी जाति जनगणना तो मैं आपका डायरेक्ट आप बताइए, इंदिरा जी को ज्यादा सूझबूझ था या राहुल जी को? कांग्रेस पार्टी के लोग ये तय करेंगे। उंगली उठाएंगे, आप किसी पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, एक विश्लेषक के ऊपर। ठीक है, ज्योति जी हैं या नहीं है बता दीजिए। ठीक है, ज्योति जी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एक बात तो तय है कि जितने भी मेहमान बैठे हैं उन सबका अपना अपना सोचने, वर्णन करने का, हर चीज़ का तरीका अलग अलग होता है। और मुझे लगता है किसी को किसी के भी बैठने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास अगर फैक्ट्स हैं तो उन फैक्ट्स को रखिए सामने, उसको काउंटर करिए, तो समस्या क्या है फिर? प्रीति जी आपके पास आ जाती हूँ, अपनी बात को मैम पूरा कर लीजिएगा कि क्या फॉर्मूला अगर है, क्योंकि बाबाओं की बहार बिहार में है और आपकी पहली बात भी क्योंकि पूरी नहीं हो पाई थी, तो बिहार की राजनीति जो है वो मैम जातियों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा घूमती है। तो क्या, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर तो आपने भी कभी ये नहीं कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, आपने कभी भी खुलकर नहीं कहा, आप भी समवे और दी अदर उसके सपोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व की पिच, ये वर्सेस की स्थिति पैदा होगी, तो आप दोनों तरफ से क्या हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि इसमें क्वेरी किनके तरफ से है? अब भारतीय जनता पार्टी की पिच तो नहीं है। अब कोई हमारे धर्मात्मा, कोई संत, कोई महात्मा अगर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, वो लोग अपने अपने तरीके से अपने विषय को रखते हैं, उनके मानने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में
में हैं, उनके अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सनातन को मानने वाली पार्टी है, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। तो कौन किसके पीठ पर खेलना नहीं, चाह तो रहे ये हैं, प्रीति उसके जी बार बार विरोध इसको में प्रूफ करने का क्या राष्ट्रीय मतलब है? जनता दल या विपक्षी प्रीति जी उस पर दो खेलना बातें चाह रहे हैं। हो, एक तो बार बार आपको ये विपक्ष प्रूफ पर करने की चाहिए। जरूरत क्यों पड़ती है कि बीजेपी सनातनियों का सम्मान करती है, सनातन की पार्टी है, वो तो एक अलग बात हो गई ना। मैं उस फॉर्मूले की बात कर रही हूं जो बिहार की पॉलिटिक्स में वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व पिच को आधारित आगे बढ़ रही है, और वो आपने सब जगह किया। वो हमने हरियाणा में भी देखा, वो हमने महाराष्ट्र में भी देखा, वो हमने दिल्ली में भी देखा। पूर्णिमा जी देखिए, बिहार में एनडीए की पिच विकास की पिच है, विकास के रास्ते ही हम आगे बढ़ेंगे। 20 वर्षों से जो हमारा शासन काल रहा है वो 2005 से पहले और उसके बाद की तुलना करें तो चाहे महिलाओं की बात करें, महिलाएं सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त बनी है। राजनीतिक रूप से उनको राजनीति में बहुत 50% हिस्सेदारी मिली है पंचायती निकाय चुनाव में। अगर हम किसानों की बात करें तो उनकी भी आय को बढ़ाने की बात हुई है बिहार में। जो इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे उसको भी खोलने की कवायद, उस पर हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। बिहार में यदि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले सिर्फ गड्ढे दिखते थे, रोड नहीं, और आज पर्यटक गाड़ियां भरती है, इतनी अच्छे यहाँ की सड़कें हैं। तो हमारी पिच यही है, विकास हमारा मुद्दा है। बाकी किसी को सनातन को गाली देना हो, किसी को अच्छी बातें ना करनी हो, किसी को किसी भी प्रकार से व्यवहार करना हो, तो ये विपक्ष का मामला हो सकता है। हमारा मामला बस यही है कि हम लोगों ने 20 वर्षों के अंतराल में जितना काम किया है, आज केंद्र सरकार की मदद से जो चहुआयामी जो विकास कार्य हो रहा है बिहार में, हम उसके बदौलत अपने लोगों के बीच जाएंगे, अब जनता के बीच जाएंगे, और जनता इस बात को मानती है। अब बार बार हम लोगों को जो पहले जो जंगल राज हुआ करता था, आज से 20 साल पहले जो कोई शिशु होगा या जो उस समय कोई वयस्क होगा, उसको पता था कि पहले की लड़कियां शाम के बाद निकल नहीं पाती थी घरों से। उसमें उनको पता था कि उनको पढ़ाई करने के लिए, रोजगार लेने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आज का जो युवा है, आज का जो 18 ईयर्स का जो बच्चा है, उसको पता है कि आज हम बिहार में भी रहकर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, बिहार में रहकर हम रोजगार कर सकते हैं, बिहार में रहकर हम अच्छे सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। यह बिहार के युवा को आज अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, लेकिन एक बात भी तय है मैम, इससे पहले संगठित सुनिए मैम, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू की तर्ज पर स्वाभिमान यात्रा बीजेपी निकाल चुकी है, और जो कहते हैं ना स्लोली विन द रेस अंग्रेजी में, वो बीजेपी उस तर्ज पर चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं, कंचना जी जो बात कह रही थी आपने ठीक उसका उल्टा रखा, क्योंकि कंचना जी तो कह रही थी कि 20 सालों में बिहार को क्या मिला। कंचना जी सुना आपने, प्रीति जी बता रही हैं कि बिहार को क्या मिला। लेकिन अगर ये अपने कॉम्बिनेशन को डबल कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो फिर कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, और ये तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है, इसमें कोई बीजेपी एक्सेप्शन तो है नहीं। तो अगर उनका वोट बैंक मजबूत होता है तो फिर क्या समस्या है? पूर्णिमा जी ये इतनी बातें बोल गई, ये बताए ना 2005 से जब से सरकार में एनडीए की सरकार बनी है, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिला है, कितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने बिहार को दिया है, कितने जो चीनी मिल बंद पड़ गए हैं इन्होंने ओपन करने का प्रॉमिस 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इन्होंने ओपन किया। सुन लीजिए, बौखलाने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। तो 7 करोड़ का पैकेज बिहार को पड़ा जाएगा, तो आप राजनीतिक प्रीति जी एक एक करके सुनेंगे मैम। प्रीति जी प्लीज उनको बात करने दीजिए, फिर आपका काउंटर लेंगे। बोल लीजिए आप ही, हमको नहीं बोलना है। बिहार की जनता जानती है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। नहीं कंचना जी, बोलना तो पड़ेगा ना, विपक्ष में आप हैं, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही ना। बिना बोले क्या आपको लगता है कि जनता कह देगी कि ठीक है आ जाइए? हमारे पास बोलने की हम अगर बोलने बैठेंगे कि बिहार में एनडीए के शासनकाल में कितना विकास हुआ है, तो मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आपकी कोई उपलब्धियां नहीं है, आपकी पार्टी की कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिसके बदौलत आप यहाँ आकर फेस कर सके, जनता को बता सके कि आपके शासनकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसीलिए जनता आपको वोट दे। समाजवाद का पाठ पढ़ते पढ़ते ये सब लोग परिवारवाद पर आ गए, अब व्यक्तिवादी हो गए, तो अब इन्हें विकास कहाँ से दिखेगा? इसीलिए हमारा मानना है कि ये जितनी सारी बातें हैं सभी यहाँ की जनता को पता है। बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने
ये हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। चाहे कोई भी सेक्टर आप उठाकर देख ले, हम लोगों ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था और अब हम लोग रोजगार, सरकारी नौकरियां 12 लाख देने जा रहे हैं इस चुनाव की घोषणा से पहले। हम लोगों ने 10 लाख लोगों को सिर्फ सामान्य रूप से रोजगार देने की बात कही, वो भी आंकड़ा हम लोग 34 लाख पार करेंगे। हम लोग यहाँ पर महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे रहे हैं। महिलाओं को सरकारी नहीं तो चुनाव से पहले फिर से सुनने को मिलेगा बिहार में एक है तो सेफ है ना, सब तरफ से बटेंगे तो कटेंगे सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिहार में? अरे भाई, बटेंगे तो कटेंगे, डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे जो अब टुकड़े टुकड़े गैंग पर आ जाए, कोई भारतवर्ष की अस्मिता पर कोई सवाल करे, कोई आपस में हम लोगों को बांटने की कोशिश करे, एक जो बहुसंख्यक समाज है उसकी अस्मिता पर, ठीक है, तो उनको आप एकजुट करेंगे, ठीक है, तो कोई जवाब ही ना हो और करना भी होगा, बड़ा वोट बैंक है, करना भी होगा। ठीक है ज्योति जी, अपनी बात को सब पूरा कर लीजिएगा, आप नाराज होके चले गए थे और फिर उसके बाद कुंवर अजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेते हुए फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। 1 मिनट का टाइमर ज्योति जी इजाजत के साथ रख रही हूँ, अपने सारे पॉइंटर्स को कवर कर लीजिएगा प्लीज। ज्योति। पूर्णिमा जी, मैं आपके केवल मुद्दों पर बात करूंगा। जो जब बिहार की बात कर रहे हैं और जब हमारा चुनाव आ रहा है, नवंबर में चुनाव है, तो आप किसी भी तरह से अगर वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जब 7.65 जो वोटर हैं हमारे, जो वोट करते हैं हमारे, जो करेंगे वो इस बार जो पिछले एनडीए का जितने भी काम किए, चाहे 1.5 साल काम किए, चाहे 5 साल किए, चाहे 20 साल किए हैं, उनके नाकामियों पर वोट करेंगे। अभी देखिए, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के एजुकेशन की बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी, तो अभी नालंदा में कल की बात है कि एक महिला को 28 साल की महिला को मार के फेंक देता है। इतना क्रूर तरीके से मारा गया है कि उसे पैर में 8 कीले मार दी गई है। कुछ दिन 1 साल 2 साल पहले की बात है, समस्तीपुर के एक ब्लॉक की बात थी कि महिला शौच करने गई, उसके साथ गलत काम हुआ और उसको वो पेड़ पर लटका के मार दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है? और देखिए, अब जब हम बात करेंगे चुनाव की, तो चुनाव की जब बात करेंगे तो मेडिकल की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे। यही दैनिक भास्कर का छपा हुआ है पेपर में कि पीएमसीएच में इको मशीन 2 साल से खराब है। तो अब बताइए, पीएमसीएच पटना में एक जो पूरे बिहार के लोग वहां जाते हैं अपना हेल्थ को ध्यान के, वहां इको मशीन खराब हो जाता है। आप क्लेम करते हैं कि हमने इतने हॉस्पिटल खोले, हम ये किए। आप बात करते हैं एजुकेशन की, आप बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो सर्विस है वो बहुत पुअर है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहा है, तो मुझे जैसा याद है कि अभी कल परसों जब तेजस्वी यादव विधानसभा में बात कर रहे थे तो गिनती करवा रहे थे कि कितने मंत्री, ठीक है, उनके पिता कौन है, उनके भाई कौन है, तो परिवारवाद पर उन्होंने काफी सवाल उठाए। 2 मिनट से ऊपर हो गया। अजय जी जल्दी से 30 सेकंड का सर टाइमर रख रही हूँ, अपनी बात को पूरा करिएगा। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं देश और प्रदेश की जनता को ये बताऊंगा कि जैसा अन्न खाएंगे, जैसी संगत में रहेंगे, वैसी हमारी बुद्धि होगी। तो जो पशुओं का चारा खाएगा उसे पशुवत बर्ताव करने की ही अपेक्षा की जाएगी, इसके अलावा दूसरी अपेक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये जो भी लालू जी के लोग हैं या विपक्षी लोग हैं, जिन्हें बिहार की जनता कोई भाव नहीं देती, उन्हें बिहार का विकास दिखाई नहीं देता, उन्हें जंगल राज्य ही सुशासन दिखता है, जबकि बिहार की जनता वर्तमान समय में जंगल राज के खिलाफ ही माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन को लाई थी। हम सुशासन के साथ, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार लेकिन जब इससे पहले गिरिराज सिंह ने स्वाभिमान यात्रा निकाली थी तो जेडीयू बड़ा असहज हो गई थी सर उस दौरान। ये बस अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला देती हूँ। रमनीश जी अपना क्लोजिंग कमेंट रखेंगे, फिर उस वक्त हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वहाँ की सत्ता सौंपी, लेकिन हमने देखा कि किस तरह का आलम वहाँ पे चल रहा है। आप देखिए कि बदहाली की स्थिति है वहाँ हिमाचल में। फिर बात करते हैं कि वहाँ ठगबंधन की सरकार यदि बिहार में आ जाती है तो वो फिर से दौर आने से चुकेगा नहीं। फिर से अपहरण, फिरौती और आप देखें गुंडागर्दी बिहार में की सरकार में, और खास करके राजनीतिक संरक्षण जिस तरह से शहाबुद्दीन जैसे लोगों को दिया जाता था, उन जैसे लोगों को टिकट बांटे जाते थे, वो सारी के सारी चीज़ें होगी। फिर लैंड फॉर जॉब्स का मामला सामने आएगा, गरीबों की ज़मीन छीन ली जाएगी, उसको नौकरी का जो है झांसे में रखा जाएगा, इस तरह की चीज़ें होगी। और फिर से मनुस्मृति जैसे लोगों को फिर से आप देखेंगे वहाँ पे जलाया जाएगा, उसको फाड़ा जाएगा।
तरह हमारे रामायण के साथ अपमान होगा, रामचरितमानस के साथ अपमान होगा, और मनुस्मृति हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसके साथ अपमान होगा। और इस तरह की चीजें आपको देखने का, तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि फिर से उन जैसे लोगों को फिर से ये बिहार की जनता जो है सत्ता को सौंपेगी। ठीक है, चलिए बाबा तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कौन से बाबा किसका पर्चा निकालेंगे ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी जमीन है उसको मजबूत करने के लिए तैयारी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां बिहार के इस वक्त लग चुकी हैं। शुक्रिया है आपका प्रीति शेखर जी, आपने समय दिया। कुंवर अजय जी आपका भी शुक्रिया, ज्योति जी, रमनीश बस जी, साथ ही कंचना यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।